और बड़ी बात है कि जब आके आके वो एफआईआर ड्राफ्ट करवाता है, आपको आके अपना आपकी अक्रेंस के बारे में बताता है, तो ये भी हमारी ड्यूटी बनती है, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है कि उसको गाइड करें, उसको बताएं कि भाई आप एक अननोन पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके फिजिकल फीचर्स तो बताओ, उसकी हाइट क्या थी, उसका कलर क्या था, उसका जो है वो फिजिकल अपीयरेंस ओवरऑल क्या थी। ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से कल को बेनिफिट जाता है मुलजम को, और सजा का केस जो परफेक्ट, जो जुर्म एग्जैक्टली कमिट हुआ होता है ऑफेंस, उसमें वो बच निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में जो है हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। पुलिस वालों को लाजमी यही देखिए, इन्वेस्टिगेशन सारा पुलिस आईओ के हाथ से निकला हुआ मैटर जो है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट वही जाना है। अगर तो वो इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट होगी तो वो बंदा बचता नहीं है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट रह गया तो उसी डिफेक्ट को लेके उसने जो है वो बेनिफिट लेके तो उसने बच निकलना है। तो ये छोटी छोटी मामलात हैं। पीपीसीजी आपकी जो बुनियादी, क्योंकि अभी मेरे पास था सेमेस्टर 2 के थे सब्जेक्ट्स, कोई जो चीज़ें मुझे जो लास्ट में लेके आया, तो आप लोगों से जो रिलेटेड बुक है वो आज मैं देख लेता हूँ। वो देख के तो फिर उसके मुताबिक आपका सिलेबस भी जो है उसके आगे लेके चलेंगे। जनरल चीज़ें हैं कि जिस तरह अभी मैं इस सिलेबस में देख रहा था कि छोटी छोटी जिस तरह कत्ल अमद से हम चलते हैं, कत्ल अमद से 399 की डेफिनेशन से हम चलते हैं, तो उसमें जो बुनियादी चीज है कि इंटेंशन होनी चाहिए टू किल और टू कॉज बॉडीली इंजरी। अभी जनरल चीजें डिस्कस करते हैं आज पहले दिन कि 302 को ही हम ले लेते हैं कि इंटेंशन टू किल होनी चाहिए, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और टू कॉज बॉडीली इंजरी। और बाय डूइंग एन एक्ट, वो एक्ट ऐसा होना चाहिए बाय विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ। आम हालात में उस एक्ट से मौत वाकया हो जाती हो, और विद द नॉलेज, या उसे इल्म होना चाहिए कि हिज एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। ये उसको इल्म है कि उसका जो अमल है वो इतना खतरनाक है कि इससे आम हालात में मौत वाकया हो सकती है। ये हम आ गए कत्ल अमद में। थोड़ा थोड़ा इसमें आगे कत्ल शबीह अमद में ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे कत्ल शबीह अमद में जो है इंटेंशन टू किल नहीं होती, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी होती है, और एक्ट जो है उससे आम तौर पर मौत वाकया नहीं होती। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर उसका जो एक्ट है उससे आम तौर पर मौत वाकया नहीं होती। तो ये शबीह अमद में कन्वर्ट हो जाता है। यही कत्ल अमद जो है वो कब कत्ल खता में चला जाता है कि जब ना तो इंटेंशन टू किल हो, ना ही इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी हो, और ना ही एक्ट ऐसा हो, तो वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट किसी की मौत वाकया कर दे, तो वो कत्ल खता में चला जाता है। मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या है कि वो शिकार पे निकला है, जंगल में दूर फायर करता है, देखता है कोई जानवर है, पास पहुंचता है तो देखता है वो जानवर नहीं है, वो इंसान है। तो ये इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई। अब इसी तरह उस जानवर को मारता है भागते हुए, लेकिन वो जानवर को लगने की बजाय साथ खड़े इंसान को लग जाता है। ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है, ये कत्ल खता है। इसी तरह कत्ल अमद जो है वो ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, जिससे कत्ल अमद है, फिर कत्ल शबीह अमद में चला जाता है, फिर कत्ल खता में चला जाता है, इसी तरह फिर वो कत्ल बेसबब में चला जाता है।
कत्ल बेसबब क्या होता है कि कोई अनलॉफुल एक्ट करना, कोई अनलॉफुल एक्ट करना जिस एक्ट की वजह से किसी की मौत वाकया हो जाए। यहां भी इंटेंशन कोई नहीं है कत्ल करने की, ना बॉडीली इंजरी काज करने की इंटेंशन है, लेकिन उसका वो अनलॉफुल एक्ट सबब बन जाता है। अनलॉफुल एक्ट जो है वो सबब बन जाता है अगले की मौत का, तो ये कत्ल बेसबब हो गया। ये हम 322 में चले जाएंगे, 322 में चले जाएंगे। तो कत्ल बेसबब जिस तरह जनरल सी है कि रास्ते में गड़ा, आम पब्लिक वे है उस पर गड़ा खोद देना, विदाउट ड्राइविंग, ड्राइविंग जो है वो विदाउट लाइसेंस करना, लाइसेंस के साथ है तो वो कत्ल खता में चला जाएगा, विदाउट लाइसेंस है तो वो कत्ल बेसबब में चला जाएगा। उसका अनलॉफुल एक्ट है विदाउट लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करना। तो ये छोटी छोटी चीजों के साथ वेरिएशन आती है, लेकिन जैसे ही कोई हमारे देखे, अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है, हालांकि कोर्ट्स इसको बड़ा इसको डिस्कार्ड करती है इस चीज को, कि जो FIR है वो एडवोकेट्स की लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, वो प्री ड्राफ्टेड नहीं होनी चाहिए। ये आम कोर्ट्स व्यू लेती हैं, लेकिन अब लोगों को ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि अगर वो नहीं वहाँ से ड्राफ्ट होती तो लेकुनाज इतने रह जाते हैं कि वो सज़ा एक्चुअली ऑफेंस कमिट हुआ होता है, वो जुर्म एक्चुअली हुआ होता है, लेकिन वो जो लैप्सेस रह जाते हैं उस वजह से बंदा बच निकलता है। तो इसके ऊपर जी मैं इंशाल्लाह आपको FIR की जो डेफिशिएंसीज होती हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें, किन बुनियादी चीज़ों के ऊपर हमें उस वक्त जो है उनको, अगर वो बता रहा है तो अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो कोई ये गुनाह नहीं है उसको ये बताना कि आप ये भी बताएं, ये भी बताएं, उसको गाइड करना चाहिए। फिर इसी तरह जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी उसको बताएं कि ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि आपको पता कैसे चला है। फर्ज करें आप अबैटमेंट में किसी बंदे को या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किसी बंदे को शामिल करना चाहते हैं, उसको रखते हैं, लेकिन जिस बंदे को आप उसमें रख रहे हैं उसके बारे में प्री मीटिंग ऑफ माइंड के बारे में इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं दे रहे अपनी FIR में। FIR के कॉन्टेंट्स में प्री मीटिंग ऑफ माइंड यानी कब, किस वक्त और किस ने ये जो है ये साजिश गढ़ी, उसका गवाही कोई नहीं डाल रहे आप, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बुनियादी चीजें देखें, ये सीधा सीधा सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ना, डेफिनेशन पढ़नी, डेफिनेशन के साथ उसकी सजा पढ़नी। PPC में और तो कुछ भी नहीं है। CRPC में जो बुनियादी चीजें हैं कि आपकी पावर्स क्या हैं पुलिस वालों की, डील करते वक्त पुलिस रूल्स जो है उसमें आपके लिए क्या क्या जो है पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी ये पुलिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जो प्रोसिक्यूशन का, वो इन्वेस्टिगेशन है। सारा केस ही ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसमें कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, किस किस तरह जो है वो मामला जो हैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है इन फेवर ऑफ एक्यूज पर्सन। ये मैं अभी इनके साथ डिस्कस करके सिलेबस और सारी चीज़ें वो साथ साथ आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जब तक मैंने आना है। बाकी रह गई बात इसकी जो सेक्शंस हैं, हमें तो ये बताया गया था, प्रैक्टिस में भी ये चीज़ बताई गई है कि जब भी आपने कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, बाकी लवाजमात तो अपनी जगह कि आपने वो डेट मेंशन करनी है, आपने वो वक्त मेंशन करना है, आपने वो विटनेसेस मेंशन करने हैं उस अकरेंस के, आपने मोटिव देना है कि क्यों उस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR तो उस वक्त उस मुतल्लिका ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके कंटेंट्स में आने चाहिए। उसके जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी दरखास्त में लिखे होने चाहिए।
अगर वो कंटेंट से ऑफेंस नहीं बनता तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा, एफआईआर क्वाश हो जाती हैं। मैं एक और आपके साथ शेयर करता हूं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 406 हम लगा देते हैं जहां पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है तो हम 406 एफआईआर में लगा देते हैं, जबकि ये अप टू सुप्रीम कोर्ट अब ये सेटल लॉ है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 406 अट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एलिमेंट ऑफ एंट्रस्टमेंट कोई नहीं है, अमानतन देने का उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। वो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने वो पैसे वहां पे जो है वो लगाए हैं, तो यहां पे 406 लग जाती है। जिसने एक्यूज पर्सन की बेल रखनी है, बेल के लिए इतना ही सफिशिएंट है, उसको एक ही चीज पॉइंट आउट करनी सफिशिएंट है उसके लिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये अमानतन पैसे नहीं दिए गए थे। तो ये हमें गाइड करना चाहिए जब कोई आता है कि भाई आपका इस तरह बनता है, यहाँ पे नुकसान, यहाँ पे का क्यों प्रॉब्लम बना कि हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी 406 लगा दी, 405 की वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। प्रॉब्लम कहाँ बना कि हमने या तो पढ़ा नहीं हुआ या उस एप्लीकेशन के ड्राफ्ट करते वक्त हमने उस वक्त भी उसको नहीं देखा, उसके कंटेंट्स को नहीं देखा, तो वो हम जो है उस चीज़ को मिस कर गए और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली जो है वो चला गया मुल्ज़म को। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से एक जो ओरिजिनल और रियल कल्प्रेट है वो बच जाता है और फिर वो बार बार ऑफेंस कमिट करता है। अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए और अकॉर्डिंगली फिर एविडेंस तफ्तीश अच्छी हो जाए तो वो सज़ा से नहीं बच सकता। लेकिन ये वो लकूनत है जिसकी वजह से वो मुल्ज़म जो है वो बेनिफिट लेता है, ज़मानत भी उसकी होती है और वो फिर जो है वो अल्टीमेटली बरी भी हो जाता है या उसकी सज़ा लेसर पनिशमेंट में चली जाती है। ठीक है जी। तो ये एक एफआईआर से मुतल्लिक था कि आपको ये भी पता होना चाहिए, हमें भी नहीं सारा पता होता, जो एडवोकेट्स हैं सबको भी नहीं पता होता उस वक्त कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल भी कर रहा है या नहीं कर रहा। 154 देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप वो सीआरपीसी का शेड्यूल निकालें, वहां से 1 मिनट लगना है देखने में, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। आप उसको निकालें, आप वहां से देख लें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करता है या नहीं करता। और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करता है तो मैंडेटरी ड्यूटी है उस कंसर्न पुलिस ऑफिशियल की, जो एसएचओ है, कि वो एफआईआर उसकी इंफॉर्मेशन जो आई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसको दर्ज करे, दर्ज करने के बाद जो है वो उसको प्रोसीड करे और अगर वो देखता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट 182 की कार्रवाई करे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हमें लाजमी फोकस करना चाहिए। आप एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर हैं इस मुआशरे का। पुलिस ऑफिशियल्स देखें, ड्यूटी सर अंजाम देनी है आपने। आपके जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं, जितने भी एफआईआर्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से मामला स्टार्ट होता है, वो सारा आपके हाथों से निकलना होता है। पढ़ना चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट्स का पता होना चाहिए कि लेटेस्ट व्यू किसी पॉइंट पे क्या चल रहा है। जो बेसिक लॉ है उसको पढ़ना चाहिए। फर्क हम देखते हैं कि हम एक जैसे ही होते हैं सारे, आप देखते होंगे कि एक जैसे ही होते हैं। किसी को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही होती है तो कोई ज़िंदगी रूटीन की गुजार के चला जाता है। उसमें फ़र्क कहाँ पे रह जाता है? फ़र्क यहाँ पे रह जाता है कि जो इंटरेस्ट लेगा, जो तवज्जो देगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, वो आगे निकल जाता है प्रोफेशन में। और जो उसी तरह जिस तरह आए थे उसी तरह जाना है तो वो फिर कोई मकसद नहीं है उस ज़िंदगी का। ठीक है जी। तो बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, कोई मतलब कोई डिस्कशन, कोई चीज़ पूछनी है तो वो बताएं। मैं तो मेजर चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं उनका ओवरऑल इंशाल्लाह इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स और बाकी जो आपका रेलेवेंट सेक्शंस होंगे पीपीसी के, उनसे मुतल्लक जो है
वो एग्जैक्टली उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे उसके ऊपर जो लेटेस्ट व्यू है वो भी सारा उसके ऊपर जो है आप लोगों को मैं वो बताता जाऊंगा। ठीक है, मेरा देखें जी, ये बंदे की लक होती है मौका मिलना किसी ऐसे फोरम पे। मेरा जो पढ़ाने का है वो तकरीबन को 20 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो है लाहौर, मैंने वहाँ भी जी टीचिंग की है। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला भी मैंने टीचिंग की है। ग्लोबल लॉ कॉलेज है वहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी। सुपीरियर लॉ कॉलेज मैंने पढ़ाया। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में वो थोड़ा सा ज़रा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आस्पेक्ट होता है उनका पढ़ाने का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फील्ड में जो SHOशिप कर रहे हैं मौजूदा इस वक्त। वो लॉ रिलेटेड लोग थे, उन्होंने बाद में वो पुलिस ज्वाइन की। और टीचिंग जो है इसकी वजह से मैंने देखा है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ऐसे रिलेशंस दे देती है। जिस तरह हाई कोर्ट का एक एडिशनल रजिस्ट्रार लेवल का बंदा अगर लॉ कर रहा है तो वो भी गाइडेंस आपसे अगर ले रहा है तो उसका तल्लक और आपका तल्लक जो है वो उस्ताद शागिर्द का बन जाता है, वो इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता बन जाता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी का एक अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी मामले में ये ब्लेसिंग होती है, इज़्ज़त एहतराम जो है वो बनता है। और मैं कोशिश करूँगा, और जो कोशिश हमेशा की है मैंने, कि डिसऑनेस्टी मैंने नहीं बरती किसी भी मामले में। आज तक कोशिश की है कि मैं इरादी तौर पर डिसऑनेस्टी का मुर्तकिब ना हूँ किसी भी प्रोफेशन में। टीचिंग में गया हूँ, वकालत कर रहा हूँ, अपने रिलेशंस में हूँ। कोशिश ये की है कि वहाँ पे किसी जगह पे भी जो है वो डिसऑनेस्टी ना हो। ठीक है, अच्छा एक ना वैसे छोटी सी एक नसीहत ही मैं करता हूँ आपको। बंदा जिस भी प्रोफेशन में हो ना, और जिस पोस्ट पे है उस प्रोफेशन में जिस भी पोस्ट पे है, उसको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कोई स्टैचूट है, कोई पार्लियामेंट का पास किया हुआ कोई लॉ है जो आपकी उस पोजीशन के मुताबिक आपकी पावर्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस करता है, वो लाजमी देखना चाहिए। फिर आप देखें कि आपके जो आपका डिपार्टमेंट होता है, आपके डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उनको लाजमी फॉलो करना चाहिए। पिछले दिनों फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मामले में आपने इंटरफेयर करना है और कौन से में नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरा कज़न है, सब इंस्पेक्टर है, रिसेंटली हुआ है, वो 23 में हुआ है गालबन, ये जो लास्ट बैच हुआ था। वो मुझे फ़ोन करता है कि साद भाई इस तरह जो है ना एक सिविल सूट हो गया फाइल, और मुझे उसमें उन्होंने पार्टी ने डिफेंडेंट रख लिया। मुझे पार्टी ने डिफेंडेंट रख लिया, मुद्दा लय बना लिया सिविल सूट में। मैंने उसे पूछा कि मामला क्या था। उसने कहा जी इस तरह एक मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जी ये मेरी जगह है, किराए पे थे, अब ये जगह नहीं छोड़ रहे, तो आप इनको बुलाएं और बुला के इनसे कहें कि वो कब्ज़ा छोड़ दें, वो कब्ज़ा छोड़ दें। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि उसने कोई रिटर्न एप्लीकेशन आपको दी। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि आपने उससे पूछा है कि कोई सिविल सूट वगैरह, इजेक्टमेंट पिटीशन वगैरह चल रही है इसके ऊपर। बात समझ रहे हैं आप ना। तीसरी चीज़ मैंने उसे ये कही कि सबसे जो अहम एस्पेक्ट है कि जब तक आपको कोई रिटर्न एप्लीकेशन ना दे, आपको कभी भी प्रोसीड नहीं करना चाहिए, किसी को कॉल नहीं करनी चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रिटर्न एप्लीकेशन लिए बगैर। ये कल को आपके गले पड़ जाती है ना। फिर फर्दर मैंने कहा जी पुलिस
कि इंटरफेरेंस जो है कब बनती है, डिस्प्यूट किसी प्रॉपर्टी का राइज हो गया तो कब उसकी ड्यूटी बनती है, कब उसकी इंटरफेरेंस बनती है। उसके लिए क्या 15 पे कॉल आई, 15 पे कॉल आई, अगर 15 पे कॉल आई जहां पे इमीडिएट एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है तो आपने जाना है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी आपने जाना है, अपने मौके पे जाके तो रोकना है उस चीज को। लेकिन आपको कोई 15 के थ्रू कोई इंटीमेशन आई, उसके अलावा अगर आपको वो इंटीमेशन नहीं आई तो फिर आपका इंटरफेयर करना नहीं बनता। या सीआरपीसी का शायद आपने पढ़ लिया हो, सेक्शन 145 है, सेक्शन 145 सीआरपीसी का, वहां पे भी इंटरफेरेंस आती है, ज़रूरत पड़ती है पुलिस की कि जहां पे डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे इमीडिएट ब्रीच ऑफ पीस की जो एप्रीहेंशन है वो राइज हो जाए कि खदशा है कि यहाँ पे नुक्से अमन का खदशा है ज़मीन के झगड़े से रिलेटेड, तो फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जो है वो 145 की एप्लीकेशन जाती है। मजिस्ट्रेट मुतलका पुलिस को डायरेक्ट करता है, मुतलका थाने को, कि आप जाएं, मौका देखें, मामले को कंट्रोल करें, और अगर आप समझते हैं तो आप जगह को सील भी कर सकते हैं। और आपने तोयन क्या करना है, बस आपने तोयन ये करना है, आपने देखना ये है कि उस झगड़े से पहले उस जगह पर काबज कौन था, जो झगड़ा हुआ उस झगड़े से पहले उस जगह पर काबज कौन था। पुलिस ने जो वो इंक्वायरी करनी है उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इमीडिएटली बिफोर दैट डिस्प्यूट वहाँ पे पोजेशन में कौन था। जब तयन हो जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा कि कब्जा इसको वापस दे दे, और बाकी इनकी कोई एंटाइटलमेंट का डिस्प्यूट है, मलकियत का डिस्प्यूट है या जो भी है वो जाए सिविल कोर्ट उसका जाके तयन करवाए। अब उसकी डिफेंडेंट बन गया एक सिविल सूट में इस कोताही की वजह से कि उसकी इंटरफेरेंस वहां बनती नहीं थी, लीगली फोन करना बनता ही नहीं था। उसने कहा जी ये पुलिस वालों के साथ मिलकर जो है वो मेरे घर का या मेरी जगह का कब्जा छीन रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, जबकि कब्जा लेने के डिफरेंट जो है वो रेमेडीज मौजूद है सिविल में भी, और ये 145 की मैंने बताई, इसमें भी आप जा सकते हैं, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए अपने इख्तियारात का, अपनी ड्यूटीज़ का, अपनी लिमिट्स का। तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है आपके किसी एक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा कि जिसकी वजह से कल को बड़ा, अब तो उन्होंने इसको डिक्लेयर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दी है 155C को। 155C जो है पुलिस आर्डर का, जो FIR आपके ऊपर एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर FIR करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो 155C को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है, यानी डायरेक्ट उसके ऊपर FIR हो सकती है। और वो कब हमारे गले पड़ती है, वो कब हमारे लिए जो है वो चीज़ें वो हमारे गिरद आती हैं, वो तब आती हैं कि जब हम अपनी जो पावर्स हैं उनके बियॉन्ड चले जाते हैं, जब हमें अपनी लिमिट्स का नहीं पता होता तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो बाउंस बैक करती हैं और हमें नुकसान देती हैं वो। ठीक है, तो मुझे इन्होंने अभी जो है वकास ने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि सिलेबस तो हमने, चूँकि लास्ट मंथ है आप लोगों का, सिलेबस तो जो है वो तकरीबन कवर कर लिया है। तो जो भी इस मंथ में 2-4 सिटिंग्स आप लोगों के साथ होंगी उसमें मैं पूरा FIR के ऊपर आपको जो भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो भी होती हैं, फिर ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर होती हैं, फिर नारकोटिक्स के केसेस में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं। जो CNSA के केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं कि जिसकी वजह से किसी को सजा ही नहीं हो पाती, दे बेशक दे देते लेकिन हाई कोर्ट से जाके वो बरी हो जाते हैं। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स जो हैं 4-5 जो हैं ये आप लोगों के इंशाल्लाह कवर कर देंगे। ठीक है।